तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे लास्ट दो वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बैलेंस शीट के दो पार्ट कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें आपको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में बताया था, साथ साथ आपको मैंने P&L अकाउंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, आज बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लेते, शायद आप लोगों को पता चल जाए। तो सबसे पहले एक टॉपिक होता है 11वीं क्लास में, जिस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेल्स प्रोग्रेशन सिप होते हैं। अब आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारी क्या होती है? बैलेंस शीट होती है, जो हमें क्या करती है, दो चीज़ें बताती है, पोजीशन बताती है, दूसरा परफॉर्मेंस बताती है कि एक्चुअली में हम कहाँ करें। ठीक है, कौन सा एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, उसको अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। इसमें हम बैलेंस शीट में क्या चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, पोजीशन देखते हैं और साथ साथ परफॉर्मेंस। आप लोग इतना पढ़ते हैं, आपका रिजल्ट कौन देखना चाहता है? आपके पेरेंट्स नहीं देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपने जो पढ़ा है उसका क्या रिजल्ट है। कब रिजल्ट मिलता है उनका? रिजल्ट 31 मार्च को मिलता है। जब आपके पेरेंट्स देखते तो हाँ अच्छा 35% मार्क्स हैं, ठीक है चल नॉर्मल पढ़ा है, 80% मार्क्स हैं, चलो और अच्छी बात है, फेल हो गया और अच्छी बात। ठीक है, और फाइनेंशियल रिजल्ट में 3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। पहली चीज़ होती है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, जो क्या करती है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। देखो यहाँ भी लिखा है टू द नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, ये हमारे बैलेंस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें क्या बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और साथ साथ P&L अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर उसने बनाया है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनने से पहले कौन सा अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा P&L अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि P&L बैलेंस शीट बनाने से पहले दो अकाउंट कौन कौन से हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L अकाउंट। क्लियर है? जैसे आप लोगों को याद होगा अकाउंट्स की वीडियो में बताते हैं कि प्रोसेस होते हैं, पहले आप रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर आप जर्नल करते हैं, फिर ये करते हैं, ठीक है, और फिर लेजर क्लेसिफाई होता है। उसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आता है, और ट्रायल के आप समरी बनाते हैं। समरी में आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब हम कहाँ, ये सारा करने के बाद हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, हम लोग अब इस वाले टॉपिक पे खड़े हैं। और उसके बाद हम किसको कर देंगे, अपने ओनर को दे देंगे, जो कम्युनिकेटर हमसे रिजल्ट मांगता है उसको दे देंगे। तो लास्ट हमारे ये टॉपिक चल रहा है जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा था। ठीक है, ये आपने लास्ट देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट को, मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आता है परचेज, उसमें से माइनस क्या कर देते हैं, परचेज, रिटर्न माइनस कर देते हैं, और फिर क्या लेते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को जोड़ के जो प्रॉफिट वो आता है वो हमारी डेबिट साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? डेबिट साइड। ऐसी हमारी क्रेडिट साइड होती है, जिसके अंदर क्या आती है, सेल आती है, उसमें से माइनस क्या करते हैं, सेल रिटर्न, और फिर क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट इनकम। अगर इसकी वैल्यू का ज़्यादा है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर इन वैल्यू को ज़्यादा है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस लॉस। दोनों को इक्वल आएगा तभी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट मैच होगा। उसके बाद क्रॉस होता है कि जो इधर होता है वो इधर आ जाता है, और जो इधर होता है वो इधर आ जाता है। और उसके सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट वो किधर इफेक्ट करते हैं आपके, वो आपके साइड इफेक्ट करते हैं, ट्रेडिंग की डेबिट साइड। और सारी इनकम कहाँ इफेक्ट करती है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। कहाँ इफेक्ट करती है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। उसके बाद कल आपने कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो माल के ऊपर लगते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, एक पार्टी है या रामलाल है, इनका एक हरियाणा में क्या है, एक स्टोर है। अब हरियाणा में माल बनाते हैं, तो जो भी माल में खर्चा लगता है वो कौन सा खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और माल को बेचने के लिए वो यहाँ दिल्ली लाते हैं, दिल्ली में लाते वक्त माल फॉरवर्डिंग चार्ज लगता है, लेबर चार्ज लगता है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो इनडायरेक्ट। जो माल से नहीं जुड़े होते वो क्या खर्चे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। जो माल से जुड़े होते हैं वो डायरेक्ट खर्चे। ठीक है, ये अंतर था इसके अंदर जो आपने कुछ चीज़ों में सीखना था आपको। अब यहाँ इसने पूछा है कि अगर मुझे परचेज की एडजस्टमेंट करनी है तो कैसे होती है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या पता चल जाएगा, एडजस्ट परचेज मतलब टोटल परचेज कितने है। ये फार्मूला है परचेज निकालने का, नेट परचेज प्लस नेट पर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज डिवाइड बाय और माइनस
क्लोजिंग स्टॉक। तो आपकी क्या आ जाएगी, एडजस्ट परचेज। ऐसी होता है, कौन सी होगी सर हमारी? नेट परचेज कौन सी होगी? परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू नेट परचेज। परचेज में से अगर परचेज रिटर्न ही घटा दोगे तो क्या बचेगा, नेट परचेज। ऐसी अगर कोई पूछता है कि जो मैंने माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आ जाता है आपका, जो मैंने माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, अगर आप इससे अभी ट्रेडिंग अकाउंट में कोई माल पूछे, अगर कोई आपसे इसमें पूछता कि इतने का माल बेचा है मैंने 10 लाख रुपए का, तो टोटल परचेज कितने की हुई थी, कितने का माल बेच चुका हूँ तक, ये तो बात हो सकती है। तो क्या बताया था उसने, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ो, परचेज को जोड़ो, इसको जोड़ो और माइनस क्या कर दो, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या बता देगा, आपकी टोटल परचेज बता देगा, तो सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड बता देगा कि उस कोर्स की कीमत क्या थी, है ना। ऐसी आता है ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करने का तरीका है, ऐसी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। अब माल 100 रुपए की आइटम खरीदी, उसको बेच दिया 120 रुपए में, कॉस्टिंग कितनी हुई, 100 रुपए की। कॉस्टिंग कितनी हुई, 100 रुपए की, 20 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ऐसे कैलकुलेट करते तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में दिखाया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप लोग क्या बनाते हैं, देखो ट्रेडिंग अगर जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं वो कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, कैरिज इनवर्ट, कैरिज एंड फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस हैं आपके। ये कौन से एक्सपेंस है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कौन से में खर्चे हैं आपके, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हाँ डायरेक्ट वो है मैन्युफैक्चरिंग खर्चे। और ये आपके कौन से सारे खर्चे, ये आपके इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे पावर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, रेगुलर एक्सपेंस, ये सारे आपके ग्रॉस लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अकाउंटिंग चार्ज, ऑडिट चार्ज, ऑफिस राइट्स, ऑफिस एक्सपेंस, लॉस इन एक्सचेंज, बैड टैप, ये सारे आपके कौन से हैं, इनडायरेक्ट खर्चे। ऐसे ही आपके ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चैरिटी, डोनेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स ऐसे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये आपके सारे क्या हैं, एक्सपेंस। ये अगर हाँ इनडायरेक्ट है ना, ऐसे ये आपके कि हाँ, एक पानी पिला दो थोड़ा सा, हाँ बोतल नहीं भरी हो, पानी ठंडा है, क्लियर है। ये आपके कौन से खर्चे होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्लियर है, आगे समझ में। अब आगे चलते हैं, तो आप लोग कोई बनाना होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे ना। जैसे उन्होंने यहाँ फिगर दे रखी है, उसके बाद उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालिए, तो देखो उसी फार्मूले के जरिए हमने यहाँ पर रिजल्ट को सोल्व आउट भी करा है। बट हमारा ये काम तो करना नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे सर 45 डिग्री चल रही है, फायदा क्या है, कम से कम 18 चले तो भी एहसास हो जाना।
चलिए देखिए, अब ये काम तो आपने सीख लिया। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट में किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो बना लिया, बात आती है बैलेंस शीट। उसने बताया कि 1 अप्रैल 2015 को उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,91,631 का उनका क्या था ओपनिंग। उन्होंने उसमें पूरे साल में उन्होंने कितने पैसे लगा दिए, 14,53,520 में उन्होंने क्या लगा दिया, अपना एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल पता है कौन सी कैपिटल होती है, जो अलग से लगाई जाती है, क्या होती है एडिशनल। ठीक है, और उसके बाद पूरे साल में उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 7,55,992। ये वो प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट से हमने निकाला था। ठीक है, ये तो उसकी कैपिटल में जुड़ेगा ना, या कैपिटल में नहीं जुड़ेगा। तो टोटल उसकी इनकम कितनी की हो गई है, 4,43,000 लाख। ठीक है, 1,663। उसमें से 4 लाख उसने क्या करे, ड्राइंग, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। किस लिए निकाल लिया उसने, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। क्या कहलाती है आपकी, ड्राइंग कहलाती है। ठीक है, तो अब नेट कितनी प्रॉफिट हो गई आपकी, इनकी नेट कैपिटल कितनी की हो गई, 38,86,423 रुपए। तो हम लोगों को एंट्री क्या करनी है, हम लोग यहाँ पर जाके कैपिटल बनाएंगे, जो हमारे ओनर होंगे उनके नाम से हम यहाँ पे बना लेंगे। तो हमने अमित कुमार के नाम से बनाया, उसका क्या डाल दिया, कैपिटल। अब ये मालिक है तो उनके लिए क्या लगा देंगे, कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक तरीका है, क्या कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में जोड़ दो एडिशनल कैपिटल और जोड़ दो प्रॉफिट। क्या जोड़ दो, प्रॉफिट। तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल नेट परचेज। क्या आ जाएगी, नेट कैपिटल आ जाएगी। क्या जाएगी, नेट कैपिटल। उसमें से माइनस क्या कर दो, ड्रॉइंग। तो क्या हो जाएगी आपकी, नेट परचेज आएगी। इन तीनों को जोड़ना है, माइनस क्या करनी है, ड्राइंग माइनस करनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे तो हम यहाँ कितनी कैपिटल डालें अपनी, ये जो विड्रॉल करने की बात है ये डालें, ये डालें, नहीं डाले। क्यों, क्योंकि 7,55,912 रुपये तो उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो ये माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बीजी सॉफ्टवेयर ने प्रॉफिट तो हमें पहले ही निकाल के दिया है। आपने लास्ट वीडियो देखी नहीं है, इसका मतलब देखी नहीं लास्ट वीडियो कि हमने प्रॉफिट एंड अकाउंट कैसे निकाला है, वो आएगी तुम्हारा प्रॉफिट, तो वो तो ऑलरेडी जुड़ ही जाएगा ना उसमें, वो तो करने की जरूरत ही नहीं। तो हमें कितना करना है, 38 लाख में से कितना माइनस कर देना है, इसमें से हमें F10 करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से 38,86,000 माइनस 423 रुपये 42 पैसे में माइनस कितना करना है, 7,55,912 रुपये। तो नेट कैपिटल कितनी होगी हमारी, 31,30,511 रुपये 42 पैसे। कैपिटल पता है ना कौन से होते हैं, ये स्वामी होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त पैसा लगाते हैं। ये उसकी पुराने साल की बैलेंस शीट है, जिसने उसने आपसे कहा है कि इस बैलेंस शीट को बीजी के अंदर पूरा सेव करना है आपको, और फिर वर्किंग स्टार्ट करिए। इसलिए इतना लंबा प्रोसेस हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, और इसको यहाँ से हम लोग सेव कर रहे हैं। ये हमारा सेव हो गया। तो हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, तो हमारा पहला कैपिटल का पार्ट। अब आते हैं सिक्योर्ड लोन। सर ये सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, अभी देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैपिटल क्रेडिट में क्यों आती है, क्योंकि मालिक को पैसा देना है, इसलिए आपकी किसमें आती है, क्रेडिट में आती है। क्लियर है, उसका सिक्योर्ड लोन आता है। सिक्योर्ड लोन कौन से लोन होते हैं, ये आपके वो लोन होते हैं जो बैंक के द्वारा मिलते हैं, या वो डॉक्यूमेंट देने के बाद मिलते हैं। वो कौन से लोन होते हैं, आपके सिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन कौन से लोन होते हैं, जो प्रूफ दे के नहीं दिए जाते हैं, जो अपने यार दोस्तों और भाइयों से ले जाते हैं। कौन से में आते हैं, आपके सिक्योर्ड लोन में, अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं। कौन से लोन में आते हैं, अनसिक्योर्ड लोन। बोले ना परफ्यूम अंदर से। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, सिक्योर्ड लोन हमारे वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट देने के बाद मिलते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, जो विदाउट डॉक्यूमेंट के दिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या ले लिया है, अब मेरे सिक्योर्ड लोन में कौन से आते हैं, ICI आ गया। ठीक है, और ग्रुप में क्या डाल दूंगा, सिक्योर्ड लोन।
आ गया। और कितना इनका बैलेंस है 16,72,650 रुपये। और इसको नो करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद क्या है कोटक बैंक और साथ में क्या है कार लोन। और ग्रुप में क्या डाल देंगे हम लोग सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन पर चलिए कौन से लोन होते हैं हमारे ये वो लोन होते हैं जो बैंक को डॉक्यूमेंट देने के बाद मिलते हैं। वो कौन से आते हैं आपके सिक्योर्ड लोन। अब यह लिखा है अनसिक्योर्ड लोन एज पर द अनेक्चर अटैच। कितने के सिक्योर्ड लोन है हमारे पास 4,35,000। नाम क्या है तो देखो यहाँ बोला इसके लिए एक फाइल आगे अटैच की गई है। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपने लोन लिया है। तो यहाँ पर उनकी लिस्ट है। सबसे पहले कौन है आपका ठीक है, फिर प्रकाश और साथ में सप्रभा ट्रेडर लिंक। इन तीनों का टोटल कितना आ गया है 4,35,000। तो अनसिक्योर्ड लोन कौन से लोन होते हैं जो अपने यार फैमिली रिलेशन में लिए जाते हैं। वो आपके कौन से होते हैं अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। और जो अपने यार दोस्तों से नहीं या किसी डॉक्यूमेंट के बाद लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं सिक्योर्ड लोन होते हैं। दोनों में कोई अंतर पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को। और ग्रुप में क्या आ जाएगा इसके अनसिक्योर्ड लोन। और क्या डाल देंगे इसमें 1,30,000 और इसको डाल के यहाँ से सेव कर देंगे। ऐसी कौन सा हमारा ठीक है। याद रखना ये वो नहीं जो आपको डॉक्यूमेंट देने के बाद मिलते हैं। अगर आपके दोस्त ने दिया है ना तो किसके अंदर आएगा अनसिक्योर्ड। अगर आपने बैंक से लिया है तो कौन से में आएगा वो सिक्योर्ड में। फिर दूसरा बैंक से भी बैंक से अगर कोई भी लोन अब इनको सेव कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपके कौन से लोन हो गए अनसिक्योर्ड लोन। कर लिया समझ में आ गया कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद बैलेंस शीट में हमारा ये भी हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है करंट लायबिलिटी प्रोविजन सिंडिकेट। करंट लायबिलिटी से हमारी कौन सी लायबिलिटीज होती है हमारी ये वो लायबिलिटीज होती है जो हमें 1 साल के अंदर देनी होती है। करंट लायबिलिटीज हमारी कौन सी लायबिलिटीज होती हैं जो विद इन 1 ईयर के अंदर इसकी हमें पेमेंट करनी होती है। वो कौन सी होती है हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। अभी कह रहा है इसकी डिटेल भी आगे एज पर नेक्चर अटैच यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर ये हमारे पास पूरी सिंडिकेटर की लिस्ट है। तो बस यहाँ से हम डालते जाएंगे जो भी हमारे पास क्रेडिटर्स बोला तो क्रेडिटर्स होगा ना। तो पहला क्रेडिटर्स हमारे पास कौन सा है बजरंग फैब्रिक। और ग्रुप में क्या डाल देंगे इसके सिंडिकेटर्स। कितना बैलेंस है इसका 8,93,716 रुपये। उसको यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है क्या है कितना बैलेंस है 2,43,496। कितना 2,43,496। 98। फिर डॉक्स डॉक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 13,72,500। और इसमें कितना 578। इसको सेव कर देंगे। और क्या है हमारे पास जेड ट्रेडिंग। तो इसको कितना 93,056। 2,33,625। आगे पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप में सिंडिकेटेड 98,35,645। इसको सेव कर। फिर रवि मटेरियल हाउस रवि मटेरियल हाउस मटेरियल
और प्राइवेट लिमिटेड कितना बैलेंस 132,500 और इसको यहाँ से सेव करेंगे। क्लियर? सुपरवाल ट्रेडर्स ग्रुप में 660 और सन्नी सेल्स कितना बैलेंस 8,38,605 कितना 8,38,605 सोनी टोनी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कितना 46,02,163 46 लाख हो गया। ये हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट का कौन सा पार्ट बचा है? तो यहाँ पर लिखा है एक्सपेंस पेबल, ठीक है, एज पर अटैचमेंट। अब ये कौन सा एक्सपेंस है? सर इससे ऊपर रहेगा एडवांस फ्रॉम ये लिखा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये पता है एडवांस ऑफ कस्टमर कौन से होते हैं? हमारे डेटा से जिनमें हमें एडवांस दे दिए वो कौन से में आ जाते हैं हमारे? ये लाइबिलिटीज पार्ट में आते हैं। कौन सी पार्ट में आ जाते हैं? हमारे लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। तो इसकी डिटेल भी मैं इसने कहाँ दे रखी होगी? आगे दे रखी होगी। क्या किसी ने तुझे पैसा दे दिया, तेरे लिए क्या है? देनदारी तो है। हाँ तो माल तो अगले साल देंगे ना। बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी दिखेगी, अभी तो क्रेडिट में दिखाएगा। तो अब यहाँ से बनाएंगे। अब आप देखिए, मुझे या तो इतने सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे या मैं इसका टोटल बैलेंस डालूंगा। तो मैं क्या डालता हूँ? मैं बैलेंस डालता हूँ, बट लिख दूंगा क्या चीज़? एडवांस। बट आप लोग एक जब काम करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रख के करेंगे। आपको नाम ही लिखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ। उसके ग्रुप में क्या डाल देंगे? डेटर्स। और कितना बैलेंस है? 14,54,937 रुपये। 73 और इसको 9 करके सेव कर देंगे तो हमारा काम हो गया। ठीक है। उसका से क्या बताया बैलेंस शीट में हमारा? उसने बताया एक्सपेंस पेबल। पता है एक्सपेंस पेबल कौन से होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जो हमें 31 मार्च को देने होते हैं, लेकिन हम ना देके नेक्स्ट ईयर में देते हैं। सैलरी हम कब देते हैं? महीना ख़त्म होने के बाद देते हैं ना। तो अप्रैल में तो 31 तारीख को महीना बंद हो जाता है, लेकिन पैसा हम 7 तारीख को देते हैं या 1 तारीख को पैसा देते हैं, वो नए साल में आ जाता है। तो जो उस दिन बैलेंस ड्यू होता है वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। कौन सा बन जाता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस में कौन सा? करंट लायबिलिटी, जो 1 साल के अंदर इसको चुकाना होता है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? एक्सपेंस के अंदर बनाएंगे कौन सा एक्सपेंस है हमारा? उसने क्या बोला? एज पर अटैचर। अटैच तो फाइल यहाँ कहाँ मिल जाएगी हमें? हमें यहाँ मिल जाएगी। कहाँ पर? ये आ गए ऑडिट फीस पेबल, ठीक है, सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी पेबल। तो ऑडिट फीस तो कल हमने बनाया था, तो मॉडिफाई में जाएंगे, क्या लिख देंगे? ऑडिट फीस। ये तो बना हुआ है, तो इसको एक को डुप्लीकेट करेंगे और क्या बनाएंगे? पेबल। पता है पेबल क्यों बनाया हमने? वो तो अलग था, ये हमें देना है और इसको हम करंट लायबिलिटी के अंदर डालेंगे। किस में डालेंगे? करंट लायबिलिटी के अंदर। और कितना? 11,500। अब देखो खर्चे में क्यों नहीं डाला इसको? क्योंकि इसको अगले साल देना। अगले साल देना तो क्या कर दिया मैंने? इसको पेबल। और इसको F12 करा। और क्या इसके बाद हमारे पास? सैलरी पेबल। सैलरी भी क्या है? कंपनी के लिए खर्चा है, तो लेकिन हमें अगले साल देने तो क्या हो जाएगी हमारे लिए? किसमें आ जाएगी? करंट लायबिलिटी। उसको यहाँ से सेव कर दें। क्लियर है? अमाउंट तो डालेंगे कितना? 23,000 23,000 और उसको सेव कर दें। क्या फिर? इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बना हुआ है। फिर क्या करेंगे? F12 डुप्लीकेट। और आगे क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे आगे? टेबल क्यों लगा रहे हैं? कोई आपसे पूछेगा क्या बोलोगे? देना है अगले साल देने, क्योंकि इस साल तो ड्यू हो गए, लेकिन पेमेंट कब करेंगे हम? अगले साल। तो उसको करंट लायबिलिटी में कितना? 610 और इसको सेव कर। हो गया हमारे एक्सपेंस की एंट्री। आप चाहो तो इसमें आके देख भी सकते हो करंट लायबिलिटी के अंदर। क्लियर है? आगे समझ में? उसके बाद हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। ये हमारी क्या थी? ये हमारी देनदारी थी जो हमें अगले साल
अभी अभी दिखा दें। उसके बाद आती है फिक्स एसेट्स। क्या आती है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? ये हमारी वो संपत्ति होती है जो लंबे समय तक के लिए हमें यूज़ की जाती है। क्या कहलाती है? हमारी फिक्स एसेट्स। तो कितने की फिक्स एसेट थे? 31,74,896 रुपये। कितने की है? 31,96,000। ठीक है। उसकी डिटेल अब आपको यहाँ पर दी रखी है, लेकिन वो डिटेल यहाँ पर मिस मैच हो रही है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। तो मैं डायरेक्ट किस में डाल देता हूँ? एक फिक्स एसेट्स के नाम पे डाल देता हूँ। किस पे डाल देता हूँ? फिक्स एसेट्स। ठीक है। और ग्रुप में क्या आ जाएगा? और ग्रुप में कितनी है? 31 लाख कितना? 74,896 रुपये। और इसको F2 करके सेव कर दें। हो गया सेव? क्लियर? उसके बाद लिखा है करंट लायबिलिटी। क्या लिखा है? अब असेट्स कर रहे हैं तो लायबिलिटीज कहाँ से आ जाएगा? मेरे मुंह से निकल गया तो आप भी। करंट असेट्स क्या आता है? इस करंट असेट्स से पहले आता है इन्वेस्टमेंट। क्या आ रहा है? क्या है? इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी। मैंने एक ज्वेलरी खरीदी है तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? इसमें क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट। आपने LIC ली है, वो किस में चली जाएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। किस नाम से अकाउंट बनाएंगे? या बोल दिया करो। ज्वेलरी क्यों डालेंगे? ताकि मेंशन हो जाए। और ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कितना? 2 लाख कितना है? 2,03,576 है 576। और इसको F2 करके सेव करेंगे। उसके बाद हमने क्या खरीदा है? फिर स्टॉक इन हैंड। अब ये क्या बता रहा है कि स्टॉक इन हैंड कितने का पड़ा है मेरे पास? 14,475 रुपये। ये तो भैया सर उसमें आ गया ना, फिर करंट एसेट्स में। हाँ तो करंट एसेट्स में आ गया ना। तो पहले फिक्स। हाँ फिक्स तो खत्म हो गया ना। अब क्या आ गया? करंट। अब तो करंट स्टॉक डालने की जरूरत है मुझे? नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है ये। क्लोजिंग स्टॉक बचा होता है ना, वही होता है ये। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते थे। ठीक है। अब ये कह रहा है वैट क्लेम। क्या करा है उन्होंने? वैट का क्लेम करा है। सन कौन से? 14-12 का। कौन सा क्लेम करा है? 13-14। ठीक है। कौन सा? ये नहीं है ना डालना। स्टॉक इन हैंड आ गई ना, ये आगे नीचे। ये नीचे आ तो जाए, बैलेंस शीट में आ देखो ना। क्लेम दे। फाइनेंशियल ईयर 13-14। अब वैट क्लेम पता क्या होता है आप लोगों को? जो हमने वैट एक्स्ट्रा दे दिया उसका पैसा हमें तो रिफंड नहीं हुआ, तो हम उसके लिए क्लेम करते हैं। तो किसके अंदर जाएगा? ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। उसका पार्ट क्या होगा? करंट लायबिलिटीज नहीं होगा। इसको बनाना पड़ेगा किस नाम से? करंट असेट्स के नाम से। किस नाम से बनाएंगे? करंट असेट्स। और कितना बैलेंस है इसका? 88,110 रुपये। इसको सेव कर दीजिए। सेव हो जाएगा तो इसको मॉडिफाई कीजिए, वैट क्लेम्ड और F2 करके डुप्लीकेट कीजिए। और सन कौन सा डाल दीजिए इस पर? 14-15। और इसका क्लेम कितना है? 75,585। और इसको F2 से सेव कर। क्लियर? और फिर वैट। अब मुझे वैट रिफंड हो गया या वैट रिफंड चाहिए मुझे, तो क्या बनाएंगे हम लोग? रिफंडेबल। ये तो वो जो वापस होगा। क्या? करंट असेट्स कितना? तो वापस 65,337.20.75। और इसको यहाँ से ध्यान से सेव कर देंगे। वापस आ गया। हाँ ये मतलब आ गया। क्लियर है? हो गया। इसका लिखा है सन्नी डेटर्स। क्या लिखा है? सन्नी डेटर्स अटैचमेंट। तो सन्नी डेटर की अटैचमेंट वो कहाँ पर होगी? आपकी इस साइड में होगी। ये रही आपकी सन्नी डेटर्स। कितने? 72,12,422 रुपए की। तो क्या अकाउंट बनाओ? बताइए अकाउंट बनाओ। एक बना लेता हूँ। किसके नाम से बना लेता हूँ? ठीक है, डेप्टर्स के नाम से एक पूरा बना के डाल देता हूँ। और ग्रुप में सन्नी डेप्टर्स कितने के? 72,012 और 42.68। एंड देन 6 ऐड था, इसको सेव कर देंगे तो काम हो गया। उसके बाद लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या लिखा है? प्रीपेड। तो पता है प्रीपेड एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? इंश्योरेंस है।
प्रीपेड एक्सपेंस आपके वो एक्सपेंस होते हैं जिसको आपने पैसा पे तो कर दिया लेकिन अभी उसकी सेवा नहीं मिली। अब एग्जाम्पल समझिए, आप एक ही रिक्शे से रोज़ मेरे पास पढ़ने आते हैं, अब वही रिक्शे वाले के पास आप गए, आपने उसको आज आप आए शूट, आपने उसको दिया 500 का नोट। क्या दिया? 500 का नोट। उसने बोला बाबूजी पैसे तो खुले नहीं है। उसने कोई नहीं रख ले, कल कर लेंगे ऐसे। तो आपने आज का पैसा तो दे दिया, लेकिन जो आपने उसको एडवांस दिया किस में जाएगा? आपका प्रीपेड एक्सपेंस। आपने पैसा तो दे दिया लेकिन अभी उससे सेवा नहीं ली है, तो किस में आएगा? प्रीपेड। मतलब जिसका भी आपने बेनिफिट नहीं उठाया वो किस में जाता है? आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। इसमें आता है प्रीपेड में आता है। ये भी हमारी क्या होती है? ये भी हमारी करंट एसेट्स होती है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है कि हो गया? हैं? इंश्योरेंस एक्सपेंस है कि हो गया? हाँ, अभी हमने इंश्योरेंस से करवाया नहीं, उसके पहले ही पैसा दे दिया, वो भी क्या हो जाएगा? प्रीपेड। आप समझ लीजिए जिसका आपने बेनिफिट नहीं उठाया, क्या करा है? Benefit जिनका नहीं बेनिफिट नहीं उठाया वो किस में जाते हैं आपके? इंश्योरेंस का पैसा पहले कैसे मिल जाएगा? हैं? इंश्योरेंस का पैसा सर पहले कैसे मिल जाएगा? जो वो है आपने जो इंश्योरेंस उस कराया insurance के लिए है, दिया आपने है। एडवांस दे दिया पैसा। इंश्योरेंस होता है आपका 10,000 रुपये का, आपने दे दिया उसको 20,000 रुपये, ये अगले साल का भी ले लें, वो क्या हो गया आपका? प्रीपेड। और ये करंट एसेट्स का पार्ट है, इसको सेव कर। क्लियर है? उसके बाद कैश बैलेंस लिखा है, क्या लिखा है? कैश इन हैंड बैलेंस। तो कैश तो ऑलरेडी बना होता है, तो कैश को मॉडिफाई कीजिए एंड देन कैश इन। कैश एंड बैंक बैलेंस है सर। तो नीचे पढ़िए ना टॉपिक क्या है? कैश इन हैंड है, कितना है? 1,80,809 रुपये 85 पैसे। और इसको यहाँ से सेव करें। उसके बाद क्या है? पीएनबी बैंक। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? पंजाब नेशनल बैंक। क्या चीज़ है? पंजाब नेशनल बैंक। और ग्रुप में बैंक अकाउंट कितना? 6,82,000 है। क्या हुआ? ले भाई, बस इलियास ने डाल दो सर पीएनबी। मैं कर दूँगा भाई को, अच्छा नहीं लगेगा। और ग्रुप में पीएनबी और सेव। आपकी बैलेंस शीट कम। अगर आप जब बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट के लिए डिस्प्ले के अंदर आना पड़ेगा, बैलेंस शीट के अंदर, और आप यहाँ से जाके बैलेंस शीट देख सकते हैं। जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल बैलेंस शीट अभी मैच नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए कितने का फर्क आ गया? डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितने का? 29,85,000 कितने का आपका डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस कैसा आया है, अब इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे कैसे आ रहा है? 29 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। सर से हमारा है नीचे। अरे डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इक्वल होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें। नीचे तो सेम आ रहा है। भाई इसको जोड़ने के बाद आ गया ना, वो तो दिखाएगा ही। वो तो इसको कम, इसको इक्वल करके बैलेंस शीट दिखाएगा ना। अब डिफरेंस आ रहा है, अब डिफरेंस आता रहेगा। प्रॉफिट हमारा ठीक आया है, ये इन दोनों को जोड़ किया तो भी ठीक आ गया। करंट लाइबिलिटी हमारी कितने की बनी थी? करंट लाइबिलिटीज़ बनी थी 1,89,93,998 की, ये भी ठीक थी। लोन लाइबिलिटीज़ हमारी कितने की आ रही थी? 16 और 19,000 ठीक है, ये भी ठीक थी। 29,000 इधर से आ रहा है। फिक्स एसेट हमारी 31 लाख की थी। 2 लाख का हमारे पास क्या था? सन्नी ये आ गए। देखिए अब किसी ने हमें पैसा एडवांस दिया है तो हमारे लिए क्या होगा? आपको याद होगा, भी मैंने एक अकाउंट बनाया था एडवांस इन फ्रॉम कस्टमर का। कोई हमें पैसा देता है तो उसके लिए हमारी क्या जगाना चाहिए था? हमें सी आना था कि हमारे लिए अभी हमें पैसा देना है। देखिए एक गलती से मेरी बैलेंस शीट मुझे नहीं मिल रही थी, तो ये आप लोगों को एटलीस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अब कितने का फ़र्क आ गया? 46,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अब ये 46,000 रुपये का फ़र्क कहाँ आ रहा है? वो करंट एसेट्स के अंदर से कहीं आ रहा होगा।
अब सैलरी डेबिट कर दो, जबकि सैलरी क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मिल गई बैलेंस शीट। अब किसी को पैसा देना है तो उसके आगे क्या आता है, क्रेडिट आता है ना। ये देखिए आपकी बैलेंस शीट मिल गई। अब ये मत बोलना 84 पैसे का सर फ़र्क कहाँ आ रहा है, ये भी मिलवाना है तो उसको भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मिल जाएगा। जब ये यहाँ पे शो कर देगा कि हाँ इसमें डिफरेंट हाँ आप चेक कर, ठीक है क्लियर। तो आप समझ गए बैलेंस शीट को ऐसे टैली करते हैं। तो आज आपने देखा कल आपकी जो लास्ट 2 वीडियोस थी उसके अंदर आपने सीखा कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट, और आज आपने अपनी पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली। अब प्रॉब्लम बैलेंस शीट में एक जगह आ सकती है आपको, सर वो क्या चीज़ है कि वो कौन कहता है कि मुझे प्रॉफिट और बैलेंस शीट दोनों जोड़ के दिखाओ। क्या करके दिखाओ, प्रॉफिट और नहीं, कैपिटल अकाउंट और प्लस प्रॉफिट दोनों जोड़ के आ सकते। जैसे वो चाहता है कि जैसे आप मुझे यहाँ रिपोर्ट में दिख रहा है ना, किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 38 लाख, ऐसे ही मुझे दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप एक जनरल से एंट्री मारें। क्या मारेंगे, एक जनरल से एंट्री मारें। क्या करेंगे, जनरल से एंट्री मारेंगे। तो प्रॉफिट को करोगे आप डेबिट, जितना आपके पास एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था, और इसको कैपिटल को या ओनर को क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये प्रॉफिट हुआ था ना। हाँ 7,55,000 रुपये, इसको क्या कर दोगे, ओनर के अकाउंट में प्लस कर दोगे। क्लियर है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से आप बीजी के अंदर बैलेंस शीट को बना सकते हैं।